नहीं दिया गया, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से डिफरेंट लॉ में वो कवर होता है। उन डिफरेंट लॉ में उस कंसेप्ट को एक नाम दिया गया है। जैसे कि सिविल सीपीसी में सेक्शन 11 में जो कंसेप्ट दिया गया उसको हमने रेस जुडिकेटा का नाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई केस दो पार्टियों के बीच एक कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कंपिटेंट कोर्ट ने हर्ड किया और डिसाइड कर दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, मेरिट पे डिसाइड हुआ, तो वो दोनों पार्टी या उनके एलआर या उनके एजेंट कोई भी उस केस को जो डिसाइडेड हो चुका है, उस सब्जेक्ट मैटर को या तो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका, उसको फिर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकता। अगर दोबारा केस फाइल करेंगे तो अपोजिट पार्टी इस केस को सेक्शन 11 के एवज में डिसमिस कराने का बोल सकती है। और अगर आप ये प्रूव कर दो कि ऑलरेडी ये केस सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टाइटल और पहले की कोर्ट इस दूसरे केस को सुनने में कॉम्पिटेंट थी और उसने ये केस पहले हर्ड करके डिसाइड कर चुकी है, तो वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। इसको रेस जुडिकेटा बोलते हैं। सेम बात आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, एक्यूज का फंडामेंटल राइट है कि अगर एक्यूज को किसी केस में प्रोसिक्यूट किया और पनिश किया तो फिर उसके बाद वही केस, सेम केस, दोबारा उस पर कोई क्रिमिनल केस, दोबारा वो जिसपे वो पनिश हो चुका है, दोबारा वो केस उसके ऊपर नहीं चलेगा। इसको डबल जेओपार्डी बोलते हैं। ये अंडर आर्टिकल 20 सब रूल 2 में बताया गया है। ठीक है। और ऐसे ही जजमेंट की रिलेवेंसी को बताया गया है सेक्शन 40 एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा गया कि अगर कोई जजमेंट, किसी केस में जजमेंट आ चुका है और लॉ ने कहा गया है, तो वो जजमेंट जो बाद में केस को मना करता हो, बार करता हो, तो ऐसा जजमेंट उस केस में क्या माना जाएगा? हर्ष, बार कर देगा सर, रिलेवेंट माना जाएगा और बार कर देगा सर। रिलेवेंट माना जाएगा। जो जजमेंट बाद वाले केस को डालने से मना करता हो, वो जजमेंट उस केस में रिलेवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 40 एविडेंस एक्ट बोलता है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको 3 ये रेफरेंस बताए हैं।
इस प्रेजेंट कंसेप्ट के लिए। अब ये प्रेजेंट कंसेप्ट क्या है भाई? ये नए में सेक्शन नंबर क्या है हर्ष? BNSS में हाँ सर, आप एक बार ओल्ड का बता देंगे? ओल्ड का है 300। तो ओल्ड में जो ये कंसेप्ट है इसका सेक्शन नंबर 300 है। सर न्यू में 337। न्यू में 337, 337। ये एक ही सेक्शन है अनिल जी, और ये पूरा कंसेप्ट है। और इसके साथ साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बोला आपको सभी बच्चों को कि अगर प्री, मेंस और इंटरव्यू में 5 बेर एक्ट, 5 कौन से? IPC, CRPC, CPC, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 बेर एक्ट ऐसे हैं जिसमें सभी इलिस्ट्रेशन का अपना महत्व है। तो हमें इलिस्ट्रेशन जरूर पढ़ने चाहिए अगर इन 5 एक्टों को पकड़ बनानी है तो। और CRPC की जहां तक बात करें अनिल जी, तो CRPC में सिर्फ एक चार्ज का चैप्टर और एक ये जो हम पढ़ा रहे हैं आज, इन 2 चैप्टर में ही इलिस्ट्रेशन दिए गए, बाकी और इलिस्ट्रेशन ना दिए गए। तो इसलिए इसका महत्व अपना है। यहां तक ठीक है? उर्वशी जी क्या हाल है? बढ़िया सर। लेट कैसे? सर वो आज मतलब लेट हो गया थोड़ा, कुछ काम था, वो काम कर रही थी लिखने का। काम को प्रायोरिटी रखो, आगे पीछे करो बेटा। जी जी ठीक है सर। हाँ, चलिए सर। तो इसलिए इसका महत्व अपने आप में है 300 का। ठीक है, जो नए का 337 है। अब जहां तक इसके सिनोप्सिस की बात करें तो सर इसमें सिनोप्सिस तो ज्यादा नहीं है। हम मोटा मोटा बोल सकते हैं कि पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद केस लो, और फिर उसके बाद एक्सेप्शन, ये इसमें, और लास्ट में कंक्लूजन। ये इसका सिनोप्सिस हमने आपको बोला है। अब इंट्रोडक्शन में मैं अभी बता रहा था, इंट्रोडक्शन इंटरलिंक जो डिफरेंट लॉ है ना वो सारे बताए हैं ना मैंने, इंटरलिंक वाले जो लॉ का रेफरेंस है, अदर लॉ का रेफरेंस है, वो अभी बताया आपको हमने। तो सर एक रेस जुडिकेटा की लैटिन मैगजीम है, तो लैटिन तो खुद ढूंढना याद करना, मैं इंग्लिश वाली बोल देता हूं आपको। नो पर्सन, नो पर्सन शुड बी वैक्स्ड, VEXED, ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस।
ये लैटिन मैगजीम है, इसको आप खुद चेक करना, ढूंढना, मिल जाएगी। मैं बोल देता हूं अगर ना कहोगे तो। नेमो डेबिट बिस वैक्सियरी प्रियो इसिडेम कोजा। तो ये अपना चेक करके उसमें आप लिख लेना। इंग्लिश की मैंने बोल दी है मधु जी, कि कोई भी व्यक्ति एक कारण के लिए, एक गलती के लिए उसके ऊपर 2 बार केस नहीं चलेगा, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। सर सेक्शन कौन सा है? 337। ओके सर। लेट कैसे हो गए? सर हो गई बस। थोड़ा सा एडजस्ट करो टाइम को। हाँ जी सर, हाँ जी। बेटा शुरुआत से बैठना ही में जमेगा मामला। हाँ जी सर, यस सर, सॉरी सर। हाँ, क्योंकि जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं ना, वो तो अलग चीज है, यस सर। लेकिन अभी हर्ष जी बताएंगे कि हमने और कितने लोगों को कवर कर लिया। बोलो हर्ष। उर्वशी जी आप भी सुनो। सर ने सबसे पहले सीपीसी का रेफरेंस दिया, उसमें सेक्शन 11 का उसमें रेफरेंस दिया, रेसिड्यूटी काटा का, जो सुपर सीजन करता है। सर ने एविडेंस का लिंक दिया, जो ओल्ड एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 था, जो न्यू का बीएसए का सेक्शन 34 है, और नए अब बीएनएसएस का लिंक चल ही रहा है। सर अब बता रहे हैं ओल्ड में 300 सीआरपीसी था और नए में 337 था, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी इससे लिंक करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है। हाँ सर, तो कहने का मतलब है बेटा, ये तीनों का इसमें भी काम है, जीके में भी काम है, और सामान्य तौर पे भी बहुत काम के हैं। तो जरूरी नहीं जब कंसेप्ट शुरू हो जब ही वो आपके काम का है, उससे पहले भी पता नहीं होता कि हमारे मुंह से कौन सी बात निकल जाए। सब बातें इंपॉर्टेंट होती है, कभी ना कभी आपके जीवन में काम आएगी, आपके पेपर में काम आएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यस सर, कोशिश करिए अपना टाइम प्रायोरिटाइज करिए, यस सर, और टाइम पे आए तो ही बढ़िया है, मैं ये बोलना चाह यस रहा सर, सॉरी सर, हाँ जी सर। हूँ। हाँ, तो सर इसके साथ साथ एक लैटिन वर्ड और हमें लिखना है। ये तो आपने चेक करना है, जिसका मैंने इंग्लिश वर्जन बता दिया, जो इसका बेस है। एक वर्ड और इसका बेस है हर्ष, मधु जी, उर्वशी जी, सहायक जी, वो है, स्पेलिंग लिख लो पहले एक बार। AUTREFOIS, ये एक वर्ड है। AUTREFOIS। और इसके आगे तीर का निशान लगा लो, मतलब उल्टा तीर का निशान, उल्टा तीर का निशान, मतलब जो उसके जो पीछे की जो दो लाइन है ना, जैसे ये है तीर का निशान, ये होगा ना इधर, यू और न्यू होगा ना, तो एक तरफ एक्विटल लिख दो और एक तरफ कन्विक्ट लिख दो। बेटा इसका मतलब होता है हर्ष, सहायक जी, उर्वशी जी, अशोक पाल जी, अनिल जी, अगर एक्विट लिखा आपने, जो वर्ड लिखा ना मैंने पहले लिखवाया था हर्ष, वो दोनों जगह यूज करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बार बार। जो एट्रोफोसियस एक्विट, एट्रोफोसियस एक्विट का मतलब है फॉर्मली एक्विटेड, अनिल जी,
फॉर्मली एक्विटेड। और अगर दूसरी बार जब आप लिखोगे एट्रियोफोसिस कन्विक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा अनिल? फॉर्मली कन्विक्टेड सर। वेरी गुड। एट्रोफोसिस एक्विट का मतलब फॉर्मली एक्विटेड और एट्रोफोसिस कन्विक्ट का मतलब फॉर्मली कन्विक्टेड। आ गया पकड़ में ये हर्ष? चलिए, तो सर ये सारा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, यहां तक ठीक है? अब जो इसकी डॉक्ट्रिन है, तो डॉक्ट्राइन में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया इसमें। जो हमारा सेक्शन है ना, जो अभी हम पढ़ेंगे, उसी को एक्सप्लेन करा हुआ है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है? और इसमें ये कहा वैसे ये इंग्लिश कोर्ट का कंसेप्ट था, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना अभी, ये जो सेक्शन 300 है, 337 है, जो 337 जो है हर जी, ये इस कंसेप्ट पे है जो अभी हमने बोला, फॉर्मली कन्विक्टेड, फॉर्मली एक्विटेड, जो रिकॉग्नाइज बाय इंग्लिश कोर्ट, रिकॉग्नाइज बाय इंग्लिश कोर्ट। ये लिख लिया अनिल जी? और अगली लाइन और पकड़ लो बस, एक लास्ट। इट इज आल्सो एक्सेप्टेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इशू एस्टोपल। जिसको इशू एस्टोपल फॉलोड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में इसको इशू एस्टोपल कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको इशू एस्टोपल कहा गया है। तो ये डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन हो गई। इशू एस्टोपल का मतलब यो है हर्ष, अनिल जी, उर्वशी जी, जब बताएंगे, एक वर्ड वहां पे पकड़ना है बस, कि अगर रेंट कंट्रोलर के पास केस चला, बताइए हर जी एक बार आप। सर आपकी ब्रेक है, वॉइस ब्रेक हो वॉइस ब्रेक हो रही। आप सुनिए, दिखा, देखते हैं हर्ष जी। रेंट कंट्रोलर के पास आप उसके मालिक को लेके केस करना चाहते हो, और रेंट को लेके केस करना चाहते हो कि रेंट ज्यादा है, कर देगा, पूरे केस को डिसाइड कर देगा। सर वॉइस ब्रेक हुई है फिर से आपकी। मैं कह रहा हूं कि अगर रेंट कंट्रोलर के पास आप टाइटल वाला केस लेके गए और रेंट वाला केस लेके गए, तो रेंट कंट्रोलर दोनों इश्यू को डिसाइड कर देगा, पूरे केस को डिसाइड कर देगा। सर रेंट का डिसाइड करेगा। टाइटल का नहीं कर सकता वो। यस सर, रेंट का टाइटल के लिए तो हमें सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा। तो ये इश्यू एस्टोपल का मतलब यो है कि जो इश्यू, पूरा केस नहीं उर्वशी जी, कोई पॉइंट अगर पहले डिसाइड हो चुका है
और आगे दोबारा केस हुआ और पुराने वाला इश्यू रेज किया गया अनिल जी, तो क्या वो उठाया जाएगा? क्या कोर्ट डिसाइड करेगी उसको? नहीं सर, ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसको कोर्ट ड्रॉप कर देगी सर। तो इसको बोला गया है इश्यू एस्टॉपल। जो पॉइंट, पूरा केस नहीं, जो पॉइंट, जो इश्यू पहले डिसाइड हो चुका, उसको बाद वाले केस में कि कनेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन वो पहले डिसाइड हो चुका है, उसको उस पर एक्शन नहीं लेगी। दैट्स कॉल्ड इश्यू एस्टॉपल। यहां तक ठीक है अभी? चलिए, अब इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। प्री एग्जाम में बहुत बार आता है कि वे किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है ये उर्वशी? प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस पॉइंट से रिलेटेड है? इश्यू ऑफ एस्टोपल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है मधु जी? अनिल जी? सेक्शन 337 सर। पुराना 300, नया 337। जी जी। मैं ये काइंड बता रहा हूं, इस तरह सवाल पूछे जाएंगे, आते हैं ऐसे। और इश्यू एस्टॉपल का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है? मैंने बोला अभी, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है यहां तक? चलिए, अब इस केस लो में हुआ क्या था ये सुनो। अब सर, इस केस में एक व्यक्ति के ऊपर, पंजाब है ना, तो पंजाब में तो गन वन रखना, शोशेबाजी रखना, थोड़ा टशन रखना पहले से ही रिवाज है, विदाउट प्रिजुडाइज बोल रहा हूं मैं। तो सर, एक व्यक्ति पकड़ा गया कि भाई उसके पास गन है और लाइसेंस है नहीं। ट्रायल हुआ, जो बिना लाइसेंस के गन रखेगा उसके ऊपर कौन सा केस चलता है अनिल जी, हर जी? आर्म्स एक्ट। कौन से साल का नाम? सर ये याद नहीं। $27 Arms Act, sir. है 59। जो सेक्शन लगते हैं ना, वो बोलते हैं 25, 54, 59 ज्यादातर। क्या मतलब हुआ इसका अर्थ से उर्वशी, मधु, बाकी और? तकरीबन हम बेटा, जैसे एक दारू के केस में होता है 61, 1, 14, हरियाणा में दारू का केस होता है ना, तो उसकी धारा होती है 61, 1, 14। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं उर्वशी जी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। जब कोर्ट जो है, जब पुलिस जो है धारा लगाती है ना, तो धारा, वो एक्ट कब बना, किस साल में बना, उस साल का वो कौन से नंबर का था और उसका सेक्शन नंबर। अगर बिना आर्म के, बिना लाइसेंस के आप आर्म चलाते हो, तो आपके ऊपर केस बनेगा 25, 54, 59। क्या मतलब वो इसका?
कि भाई वो आर्म्स एक्ट बना था 1959 में, और 59वीं साल में उस एक्ट का 54वां नंबर था, और कौन वो सेक्शन 25 था। तो इस तरह बन गया 25, 54, 59। अब ठीक है यहां तक। ऐसे ही 61, 1, 14 ये दारू का सेक्शन 61 है, और वो हरियाणा का जो पंजाब का था ना, पंजाब एक्साइज एक्ट है 1914, वो 1914 में बना था। तो जब हरियाणा में कोई रोड पे दारू पीता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पे एक्ट बनेगा 61, 1, 14। अब पकड़ में आया अनिल जी कुछ थोड़ा बहुत? हाँ अनिल जी। हाँ सर, ऐसे ही ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा सर। नहीं, ये बनाती है ऐसे भाई। हाँ आप एक्साइज का कोई केस उठा के देखो, उसमें लिखा है 61, 1, 14। आर्म्स का कोई, आप आर्म्स की वो देखो, आर्म्स की जो क्या है, कोई FIR देखो आर्म्स की, तो उसमें लिखा रहेगा 25, 54, 61 ना, 25/54/59। ठीक है, चलिए सर, बैक टू द पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक्यूज के ऊपर बिना लाइसेंस की गन रखने का केस चला, और आखिर में वो एक्यूज एक्विट पाया गया। क्यों मतलब एक्विट पाया गया? कि भाई उसके पास कोई भी बिना लाइसेंस की गन उसके पास नहीं है। यहां तक समझ में आ गया पूजा जी? अब उसके बाद में उसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर केस लग गया। गन कौन सी दिखाई गई? वही गन दिखाई गई जिसमें वो एक्विट हो चुका है। जिस गन को रखने के केस में वो एक्विट हो चुका, जो इशू पहले डिसाइड हो चुका, उसी पॉइंट को लेके मर्डर का केस उस पे लगाया गया। तो कोर्ट ने इस इशू को एक्यूज के पक्ष में माना, और उसको मर्डर केस में आर्म्स वाले पॉइंट पे एक्विट किया गया। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, उर्वशी जी ये नहीं करना, सुनते रहो, ऐसे कुछ मत करो, कुछ लिखो मत, कुछ मत भेजो, सिर्फ सुनते रहो। जब मैं पूछूं जब ये बताना, बस सीधी सी बात है। हाँ, उसके बाद सर एक्सेप्शन आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन को। तो सेक्शन की फॉर्मेट क्या है? सेक्शन की फॉर्मेट है कि सेक्शन का पहला पार्ट हर्ष वो रूल है, और बाकी 2, 3, 4 वो उसके एक्सेप्शन है, और आगे चल के एक्सप्लेनेशन है, और आखिर में क्या है हर्ष? Illustration. वेरी गुड रोजी जी। पर कैमरा ऑन करो, ऐसे नहीं बोलना है। चलिए, तो सर एक बार हम अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर देते हैं कि ये हमारी BNS की क्लास चल रही है। इसमें आज 8वां या 9वां दिन है। अभी हम मेंस के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं।
और 20 से लेके 25 क्वेश्चन का टारगेट हमारा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनमें से ही 80% जो है पेपर में आएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप की बात को, लिंक को, इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सबसे। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कराने की कृपा करिए। और मेरे नंबर वगैरह इसमें यहाँ पे डले हुए हैं, मेरे नंबर डले हुए हैं और काशिफ सर के नंबर डले हुए हैं। तो कोई क्वेरी हो आपको किसी भी पॉइंट को लेकर तो हमें इन नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं। अनसुईया जी, ये जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो काशिफ सर से अभी आना है हमारे पास। तो रिकॉर्डिंग वगैरह जब हमारे पास आ जाएगी तो हम आपको शेयर कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सिविल जज की एक क्लास हमारी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक चल रही है। अगर कोई बच्चा आप या तो आप या कोई आपके जानकार, मधु जी, हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी का कोई पेपर दे रहा है तो उनको भी आप रेफरेंस कर सकते हो, रिकमेंडेशन कर सकते हो। ये हम बोलना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स हर जी? चलिए चलिए सर। तो हमने कहा कि एक ही सेक्शन है और इसमें सेक्शन में रूल 1 जो है वो कंसेप्ट को बोलता है और सब रूल 2, 3, 4, 5 वो एक्सेप्शन को बोलते हैं। तो सर रूल की जहां तक बात करें तो ये कह रहा है, अब एक सवाल पूछूंगा मैं अभी बीच में, ध्यान से सुनना है मेरे को, कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक केस में एक बार उसका ट्रायल हो चुका है और कंपिटेंट कोर्ट ने उसको एक्विट या कन्विक्ट कर दिया है, तो जब तक उसकी ये एक्विटल या कन्विक्शन रहेगी उसके ऊपर दोबारा ना तो वही केस उन्हीं फैक्ट से बने, जो जिस फैक्ट पे पहले केस चला था ना उर्वशी, सेम फैक्ट पे ना तो सेम ऑफेंस और ना ही सेम फैक्ट से डिफरेंट ऑफेंस का उसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है जी यहां तक? अनिल जी ठीक है यहां तक? अब ये बता दीजिए ये डबल जो पार्टी से कैसे अलग है अनिल जी? सर इसमें तो एक जो पहला पॉइंट बताया उसमें तो डबल जेओपार्डी का ही आ रहा है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट जैसे दूसरा ऑफेंस के लिए आपने बोला वो थोड़ा वेरी कर रहा है सर। ना ये नहीं है, कुछ और अंतर है बेटा। हर्ष सर मुझे इसका आइडिया नहीं लग रहा सर। चलिए, कोई और है जो हैंड रेज करे? बोलो प्रवीण। सर 300 का बार आ जाएगा इसमें। 300 301 सीआरपीसी का बार आ जाएगा सर यहाँ पे। नहीं, बार तो है बेटा। मैं कह रहा हूं कि जो संविधान में आर्टिकल 20 का 2 यस सर। जिसमें ये कहा था कि कोई भी एक्यूज एक बार हर्ष
प्रोसिक्यूट और पनिश होने के बाद दोबारा उस पे ऊपर ट्रायल नहीं होगा। प्रोसिक्यूट एंड पनिश, और इसमें है कि अगर किसी पे एक बार केस चल गया और वो एक्विट या कन्विक्ट हो गया, तो जब तक एक्विटल या कन्विक्शन रहेगी तो उस फैक्ट से बने और सेम ऑफेंस या डिफरेंट ऑफेंस पे दोबारा ट्रायल नहीं होगा। अब बता दो क्या अंतर है दोनों लाइनों में? दोनों बोल दिया मैंने, एक साथ दोनों बोल दिया। 20 का 2 भी बोल रहा है और 300 भी बोल रहा है। अब इन दोनों में क्या अंतर है अनिल जी? सर यही है कि आप बोल रहे हैं ना, जब तक वो एक्विटल या कन्विक्शन रहेगा तब तक नहीं रहेगा। मैं और इसमें केवल क्या अंतर है ये पूछ रहा हूँ मैं इसमें, हर्ष। सर जो 20 का 2 है उसमें आपने बोला सेम ऑफेंस वर्ड इसमें यूज हुआ है, सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और जो इसमें आपने जो लाइन बोली उसमें पकड़ में आ रहा है फॉर द सेम ऑफेंस, और अदर ऑफेंस भी लिखा हुआ है सर इसमें। चलिए अब सीधा बोल देते हैं सर, 20 का 2 है ना डबल जेओपार्डी, वो ये बोल रहा है कि अगर आपको सजा हुई है ना तो दोबारा ट्रायल ना होगा। 20 का 2 और 300 क्या बोल रहा है कही गई है तुलसी जी? सर, इसमें एक्यूटल की बात कही गई है और उसमें जो सिर्फ कन्विक्शन की बात कही गई है। तो पहले आना था ना ये पकड़ में, अभी आया जब। तो सर 337 में ये बोला हर्ष कि ट्रायल होने के बाद अगर कोर्ट आपको कन्विक्शन करे या एक्विटल करे तो दोबारा केस ना चलेगा, जबकि संविधान में सिर्फ कन्विक्शन की बात करी है, एक्विटल की बात नहीं करी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करिए सभी, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद इसमें बाकी अब इसके एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है जिसको हमने नाम दिया है अनिल जी, डिस्टिंक्ट ऑफेंस, DISTINCT, अलग अपराध, डिस्टिंक्ट ऑफेंस। एक बार नाम लिख लो फिर मैं 1 बाय 1 समझाता हूं। एक्सेप्शन के नाम लिख लो, मैं ये बोल रहा हूं। कीवर्ड डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जो 337 का 2 नंबर पे है। अगला है कॉन्सिक्वेंटल एक्ट, अगला है कॉन्सिक्वेंटल एक्ट, CONSEQUENTIAL, कॉन्सिक्वेंटल एक्ट। ये 337 का 3 नंबर पे है। अगला है जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, ये 300 का 4 पे है। इतना ही है। अब एक बार एक्सेप्शन की एक बार रीडिंग कर लेते हैं, सॉरी कंसेप्ट की एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर एक्सेप्शन पढ़ेंगे। पढ़ो दिखा हर्ष एक बार। चैप्टर 26, सबने ध्यान से सुनना है, पूछूंगा मैं फिर बीच में। चैप्टर 26, जनरल प्रोविजंस as to inquiries and trials, section 337,
person once convicted or acquitted not to be tried for same offense. Subsection 1. A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense, nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. अब इसमें कोई पॉइंट है जो पकड़ में ना आया हर्ष? अनिल? यस सर। सर इसमें ये है, एक लाइन लिखा हुआ है इसमें, हाँ। while such conviction or acquittal remains in force। हाँ, तो इसका मतलब remains in force मतलब जब तक रहेगा वो, क्या मतलब इसका है? मतलब अगर वो बदल गई तो फिर अलग बात हो जाएगी ना। जब तक कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर रखा है तो दोबारा आपके ऊपर केस नहीं चलेगा ना। कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं आना चाहिए ना। अगर कन्विक्शन को एक्विटल कर दिया तो छोड़ दिया जाएगा, वो रिवर्स नहीं होना चाहिए ऑर्डर, मतलब ये हम कहना चाहते हैं। ओके। अपील वगैरह तो चलेगी ना, पर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा वैसे। ठीक है हर्ष? हाँ, अब इसका और समझने के लिए बोला ना आपने, बोला सेम फैक्ट और डिफरेंट फैक्ट। एक बार इलिस्ट्रेशन और पढ़ लो एक बार, ए नंबर का इलिस्ट्रेशन। Illustration A. A is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. He cannot afterwards, while the acquittal remains in force, be charged with theft as a servant, or upon the same facts with theft simply, or with criminal breach of trust. अब ये क्या कहना चाह रहा है जो आप बोल रहे थे ना, कोई एक ही फैक्ट से, अगर कोई फैक्ट कई डेफिनेशन में आ रहा है तो अगर आप एक ऑफेंस में कन्विक्ट हो गए तो दोबारा आपके ऊपर ना तो वो अपराध का ट्रायल होएगा और ना ही उस फैक्ट से अगर कोई दूसरा ऑफेंस बनता है उसके लिए भी आपका ट्रायल नहीं होगा। जैसे इसमें बताया हर्ष कि सर्वेंट के ऊपर चोरी का केस चला और वो एक्विट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि यही काम सर्वेंट को हमने कोई चीज दी तो चोरी का केस भी लग सकता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लग सकता है। तो अब उस सर्वेंट के ऊपर दोबारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस भी नहीं लगेगा। काम तो उसने एक ही करा था। आप चीज चोरी लगाओ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगाओ, वो एक अलग लेवल है। लेकिन उसके लिए आपको पहले 221 पढ़ना पड़ेगा। दो सौ इक्कीस क्या कह रहा है हर्ष? सुनो मेरे को पहले। 221 ये कह रहा है अनिल जी, आपने कोई एक काम करा या एक से ज्यादा काम करे
और उससे घने ही अपराध हो गए, 4 अपराध हो गए। कोर्ट डाउट में है, कोर्ट हैव ए डाउट कि कौन सा चार्ज फ्रेम करूं मैं। लेकिन कोर्ट के पास तो सारी पावर होती है, पर कोर्ट क्या कर सकता है डाउट के केस में, क्योंकि वो मालिक होता है, चाहे तो चारों अपराधों का चार्ज फ्रेम कर दे और ट्रायल कर दे, और चाहे एक चार्ज फ्रेम करे और ट्रायल कर दे। मतलब कोर्ट की मर्जी है। आपने कोई एक काम करा, तुलसी जी एक काम करा है, एक से ज्यादा काम करे और उससे बहुत से अपराध हो गए, लेकिन कोर्ट को ये डाउट है कि आपने कौन सा अपराध करा, लेकिन उससे बनते 4-5 अपराध है। फिर एक्शन क्या लेगा अनिल, कि या तो वो एक चार्ज फ्रेम कर ले या सारे फ्रेम कर दे। अब दूसरे में भी फिर उसने मौका दिया, क्या दिया मौका, अगर आपके ऊपर एक चार्ज फ्रेम करा और एविडेंस आ गई दूसरे दूसरे ऑफेंस की, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर सकता है अनिल जी। नहीं, जो ये एक चार्ज जो फ्रेम करेगा सर, उसी में वो वैसा फ्रेम करेगा ना, उसी में कवर होते होंगे सारे रिलेटेड। सर हुआ ही नहीं ना, डाउट था ना। फिर तो करेगा सर, फैक्ट आएगा तो। मैं बोला कि डाउट थे, एक एक्ट से या सीरीज ऑफ एक्ट से 4 अपराध बन रहे थे, पर उसने ये नहीं बोला कौन सा बन रहा है। अब कोर्ट के पास मर्जी है, या तो चारों फ्रेम कर दो, या वो चाहे तो एक फ्रेम कर सकता है, 2 फ्रेम कर सकता है, मतलब मर्जी है उसकी। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन, ये तो पावर बता दी मैंने, दूसरी सिचुएशन कि अगर उसने एक चार्ज फ्रेम करा इस सिचुएशन में, लेकिन गवाही इसकी ना आई, गवाही दूसरे की आ गई, तो क्या कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकता है हर्ष? कर सकता है, सेम कर ऑफेंस है। कर सकता है। डाउट के केस में अगर कोर्ट एक चार्ज फ्रेम करती है और गवाही दूसरे की आ जाए, तो जो है उसमें भी कोर्ट उसको सजा दे सकती है। ये 221 है, 221 के 2 पार्ट है, लिख रहा है ना इसमें, आपने पढ़ा भी हर्ष। 221 मतलब पुराने की बात कर रहा हूं। 221 का रूल नंबर 1, डाउट का केस में वो कैसे चार्ज फ्रेम करेगा, और 221 का 2, अगर चार्ज कुछ फ्रेम करा, गवाही कुछ आई, तो कोर्ट बिना चार्ज के भी उस गवाही के बेस पे उसको सजा दे सकता है। ठीक है हर्ष, यहां पे हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं अनिल जी, तुलसी जी, जो इसकी लाइन में लिख रहा है ना, कि किसी अपराधी को एक बार कन्विक्ट होने के बाद या एक्विट होने के बाद दोबारा उन्हीं फैक्ट पे, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्हीं फैक्ट पे ना तो सेम अपराध के लिए ट्रायल किया जाएगा, और अनिल जी उन्हीं फैक्ट से बने डिफरेंट अपराध के लिए, अब ये डिफरेंट अपराध की बात कर रहा हूं, 221 की बात कर रहा हूं अभी मैं यहां, उनके लिए भी दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा हर्ष यहां? परवीन जी कुछ पल्ले पड़ा? सर आई हैव अ डाउट इन सेक्शन 221। सॉरी, 221 में थोड़ा डाउट है सर। वो तो जब मैं वहीं पढ़ाऊंगा जब भी ज्यादा पकड़ में आएगा। बाकी बोल दो, अगर कोई शॉर्ट में है तो, कोई डायरेक्ट कोई नो सर। बोलो। सर ये कैसे होगा कि आपने कहा कि सेम जो फैक्ट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है,
या एक्विटल है या कन्विक्टेड है, इसमें दोबारा से उसको पनिश नहीं किया जाएगा, बट 2-1 में डाउट के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डाउट के बेसिस पर हो रहा है, तो ये कैसे हम कंफर्म करेंगे, कैसे पता चलेगा सर? नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। जी 221 का तो रोल सिर्फ ये है बेटा कि जिस फैक्ट पे आपका केस हो चुका ना फाइनल, जी सर। अब उस फैक्ट से कोई भी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, ये समझ लो मोटी बात। अब ओके सर। जो केस आपका डिसाइड हो चुका ना, जो केस आपका डिसाइड हो चुका, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट या एक्विट कर दिया, उन फैक्ट पे कोई भी केस आपके ऊपर दोबारा नहीं चलेगा। ओके सर। हर्ष, तुलसी जी, जी सर। हाँ, एक लाइन इन्होंने पकड़ी है, जो मैं चार्ज पढ़ाऊंगा जब भी पकड़ में आएगा, कि चाहे वो जो केस आपके ऊपर बना था ना, वे फैक्ट, जैसे मैंने अभी पढ़वाया भी, इलिस्ट्रेशन भी पढ़वाया प्रवीण जी, जी सर। कि नौकर ने चोरी कर ली। अब ये काम है ना, ये लाइन, चोरी का अपराध भी बनता है इससे, और नौकर को हम चीज देते हैं तो ये एंट्रस्टमेंट भी है। तो ये हमारा काम कई सेक्शन में कवर होता है। लेकिन अगर नौकर चोरी के अपराध में एक्विट हो गया तो बाद में उस पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगाया जा सकता। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, 221 की लाइन ये है। अनिल जी, हर्ष जी, परवीन जी, चलिए। तो सर ये कंसेप्ट था, हमने इसका सेक्शन भी पढ़वाया आपको। अब इसके एक्सेप्शन की बात करें तो सर पहला एक्सेप्शन में ये कहा, एक बार मेरे को सुनिए पहले, कि कोई पुलिस वाला आपके फ्रेंड को पकड़ के लेके जा रहा है, आपका जिगरी दोस्त है, आप गए और आपने जो है अपने दोस्त को छुड़वाने की कोशिश करी। पुलिस क्या हंसी खुशी उसको छोड़ देगा हर्ष? और आप क्या हंसी खुशी उसकी बात को मान जाओगे? तो क्या होगा फिर जब कोई भी हंसी खुशी नहीं होगा तो? एविडेंस मांगेगा। लिसन केयरफुली हर्ष, कोर्ट जाएंगे सर, कोर्ट से डील। कोर्ट का आएगा सर, कोर्ट कहाँ आ गई इसमें? मैं तो सर कोई फैक्ट ही ना बोला ऐसा कोर्ट वाला। तो मैं तो ये बोला पुलिस वाला जो है मेरे दोस्त को पकड़ ले गया, मैं गया पुलिस वाले के पास छुड़वाने, उसने बोला काहे को छोड़ू मैं, और मैं डिस्परेट था उसको छुड़वाने के लिए। मैंने क्या करा, पुलिस वाले को धर दिए और अपने दोस्त को छुड़ा लाया। यहां मैंने कितने अपराध करे परवीन? सर एक तो पुलिस पर अटैक किया है। हाँ, एक तो लॉफुल कस्टडी से छुड़वाया, एक अपराध, और एक पुलिस वाले के धर दिए, वो दूसरा अपराध। लेकिन पुलिस वाले ने क्या करा, पुलिस वाले ने अपराधी को छुड़वाने का जो है ना, उसी की एफआईआर लिखी मेरे खिलाफ, अपने धरने की ना लिखी एफआईआर। अजी मेरी पिटाई भी कर दी, केस डिसाइड हो गया।
अब उसके बाद पुलिस वाला कह रहा है कि ना, इसके खिलाफ तो मेरे धरने का केस भी लगना चाहिए, जो मेरे इसने मार पिटाई करी ना, मेरे को 2 घूंसे मारे, उसका केस भी लगना चाहिए। लग जाएगा वो हर्ष? यस सर, लग जाएगा। रनिंग में लगा दें या कुछ कंप्लाइंस कर ले? गवर्नमेंट की परमिशन लेके। अगर कोई फ्लो में काम किया है, सेम ट्रांजैक्शन में आपने ऑफेंस करे हैं, और आपको चार्ज फ्रेम करना चाहिए था परवीन जी, ना करा, तो बाद में तुम जो है ना, बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के दोबारा केस नहीं चला सकते। गवर्नमेंट की परमिशन है, एक्विट हो चुके अनिल जी, आप कन्विक्ट हो चुके आप एक अपराध के लिए, तो भी आपके ऊपर दोबारा केस चल जाएगा उस दूसरे अपराध के लिए जिसका ट्रायल, जिसका चार्ज उनको फ्रेम करना चाहिए था और फ्रेम उन्होंने नहीं किया। सर ये कौन से सेक्शन में है? ये सब बोला हुआ है अनुसुईया जी मैंने। 333 मैं अभी बताऊंगा वैसे, अभी अभी आप सुनिए वैसे। सॉरी, जो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन, वो सेक्शन कौन सा है सर? वो लिखा है सर 337 का 2 में। ओके सर। आप अभी बिजी चल रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बोला है कि जो इसका पहला सब रूल है वो कंसेप्ट है, और जो सब रूल 2, 3, 4 ये एक्सेप्शन है, 5, 6 ये एक्सेप्शन है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर इलिस्ट्रेशन है। तो मैंने अभी बोला कि मैं पहला एक्सेप्शन बता रहा हूं, मतलब 2, और मैंने एग्जाम्पल से समझाया ये बात, ठीक। उसके बाद अगला एक्सेप्शन है कॉन्सिक्वेंटल, बोला था ना मैंने हर्ष, कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट सर। कॉन्सिक्वेंटल एक्ट मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ग्रीवेस हर्ट करा, केस चला उसका, और केस के दौरान वो मर गया, कोर्ट को पता ना लगा, और कन्विक्शन हो गया, बाद में कोर्ट को पता लगा, तो फिर दोबारा उस पर केस चल सकता है उर्वशी जी? हाँ ना बोलो, ऐसे नहीं चलेगी। क्यों? ग्रीवेस हर्ट पर मर गया, मरने का केस नहीं चलेगा? चलेगा सर। और एक पोजीशन और रह गई इसमें कि ग्रीवियस हर्ट करा, केस चला, अभी तो मैंने बोला था कि केस के दौरान ही मर गया, लेकिन कोर्ट को पता ना लगा, तो बाद में उस पर मर्डर का केस चल जाएगा। लेकिन दूसरी पोजीशन है कि ग्रीवियस हर्ट लगी, केस चला, केस खत्म हो गया, कन्विक्शन हो गया, और उसके बाद मर गया, या तो केस के दौरान लेकिन पता ना लगा, या केस के बाद, तो उस व्यक्ति पे भी दोबारा मर्डर का केस चल जाएगा जो उसका इफेक्ट आया। ठीक है अनिल जी? ठीक है परवीन जी? यस सर। रोजी, यस सर। शहजान, यस सर। तुलसी जी, जी सर। अनसुईया, जी सर। चलिए। सहायक जी मैं मना कर रहा हूं, आप ये मत करो, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, बस केयरफुली सुनो।
क्या कहना है? हर्ष कुछ कहना है? चलिए बेटा केयरफुली सुनो। हमारा रिवार्ड जब भी है जब तुम्हारा कुछ भला हो जाए, उसी से हमारा भला है। चलिए सर, उसके बाद अगर हमारे किसी काम से, एक काम से दो अपराध बनते हैं, एक अपराध का ट्रायल एक जज ने कर दिया, लेकिन उसी काम से जो दूसरा अपराध बना वो ट्रायल वो जज नहीं कर सकता, कंपिटेंट नहीं है। तो उस दूसरे अपराध के लिए उस व्यक्ति पे जो कन्विक्ट हो चुका है, एक्विट हो चुका है, दोबारा उसका ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, ये तीसरा एक्सेप्शन। अभी इलिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे जब क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। एक बार इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं और ये तीनों कंसेप्ट इसमें पकड़ में आ जाएंगे। पढ़ो अनसुईया। जी सर। जो लिसन पहले जो रूल वाला था ना वो हमने पहले Yes, पढ़ा sir. दिया इलिस्ट्रेशन। अब ये एक्सेप्शन वाला इलिस्ट्रेशन है, पढ़ो। सर ये कौन सा इलस्ट्रेशन होगा, बी बी या सी? बी बी बी। ओके। A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterwards dies. A may be tried again for culpable homicide. ये जो थर्ड नंबर का कॉन्सिक्वेंटल एक्ट की बातें करी गई थी, Yes. उसका इलिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये आगे पढ़ो अनिल जी। Illustration C. A is charged before the court of session and convicted of the culpable homicide of B. A may not afterwards be tried on the same facts for the murder of B. क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? हर्ष क्या कह रहे हैं? सर इसमें इलस्ट्रेशन में बोल रहा है कि ए पर चार्ज लगाया, कोर्ट ऑफ सेशन ने कल्पेबल होमिसाइड का उस पर कन्विक्ट कर दिया, फिर ए पे दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता सेम फैक्ट्स पे बी के मर्डर के लिए, अगर कल्पेबल क्यों? होमिसाइड पे हो गया, क्योंकि क्यों? कल्पेबल होमिसाइड पे सर हो गया चार्ज पे ऑलरेडी, सेम फैक्ट्स थे, सेम। तो कल्पेबल अलग है, होमोसाइड अलग है ना, कल्पेबल अलग है, मर्डर अलग है। पर सर फैक्ट्स तो सेम है ना? हाँ सर हाँ, ट्राई किया मारने का, बट मारने के बाद वो मरा तो मतलब उसने जब वो मारा था ना तभी उसको नहीं लगा था, फिर बाद में उसको लग गया और वो मर गया, तो इस पे कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 300 आईपीसी का लगता है ना सर? हाँ चलिए ठीक है। साहब जी रुको एक बार। हर जी मोटी बात यह है, जब कोई आदमी का डेथ हुआ तो पुलिस चाहे मर्डर बनाए चाहे कल्पेबल बनाए, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई 304 है या 302 है। अब उसने एक बार डिसाइड कर दिया कि ये 304 है या 302, इस वजह से दोबारा उस पर ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट तो डिटरमाइन हो गए ना वहां पे, वेदर इट इज फॉल 304 और 302।
ये मैं बोलना चाहता हूं। और आप वाली बात भी है, आप वाली बात भी है सर, कि सेम फैक्ट पे है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है अनुसुईया, रूल को या एक्सेप्शन को? सर ये एक्सेप्शन को इंडिकेट कर रहा रूल को सर। सर रूल को। है, पर ये तो एक्सेप्शन में आएगा ना सर, 300 का। एक्सेप्शन का तो मतलब है कि दोबारा ट्रायल हो सकता है बेटा। रूल का मतलब है कि दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। जी सर जी। रूल हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल ये पढ़ रहे हैं कि एक बार ट्रायल हो गया तो उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं होगा, दिस इज अ रूल। एक्सेप्शन क्या है? कि ट्रायल होने के बाद भी दोबारा ट्रायल हो सकता है। तो ये रूल हुआ या एक्सेप्शन अनुसुईया? रूल हुआ सर। रूल हुआ। अब ठीक है, चलिए सर पढ़ो आगे। हर्ष आगे पढ़ो, आप पढ़ो। Illustration D. A is charged by a magistrate of the first class with and convicted by him of voluntarily causing hurt to B. A may not afterwards be tried for voluntarily causing grievous hurt to B on the same facts, unless the case comes within subsection 3 of this section. तो 3 वाले में बोला था कि जो कॉन्सिक्वेंटल एक्ट है ना, उसका या तो पता ना लगा या वो बाद में हुआ, तो उसके ऊपर दोबारा ट्रायल कब होगा अनिल? जब भी होगा जब वो उसके कॉन्सिक्वेंस में आया हो, कॉन्सिक्वेंस में आया है, और कोर्ट को जब पता लगे, ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तो उसका बाद में ग्रीवियस हर्ट के लिए भी केस चल सकता है। ठीक है अनिल जी? ग्रीवियस हर्ट या उसके लिए सर? इसके लिए कॉन्सिक्वेंशनल में तो सर थोड़ा ग्रीव और एग्रीव्ड फॉर्म में जाएगा ना, तो तभी होगा उसका। जैसे आपने बताया था कि भाई अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है देन आफ्टरवर्ड मैं उसका डेथ हो जाता है, मर्डर मतलब, तो मर्डर का भी चांस चलेगा उस पे। नहीं सर, नहीं सर, अभी मैंने आपके ना, एक बंदे ने दूसरे बंदे के कान पे धर दिए, तो जो सिंपल हर्ट के लिए चार्ज फ्रेम हो गया। और जब केस चल रहा था उस दौरान, या आप सिंपल हर्ट के लिए कन्विक्ट हुए, उसके बाद उस बंदे को सुनना परमानेंट के लिए बंद हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट होगी, हो गया कॉन्सिक्वेंटल एक्ट। अब ठीक है, यस सर। चलिए बोलो अनुसुईया। सर मेरा एक डाउट है कि अगर कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट है और वो सेम मजिस्ट्रेट के ऊपर जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, अगर पावर एक्सीड कर रहा है वो कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट, तो उस केस में सर क्या होगा? मतलब अगर डेथ हो गया तो वो तो सर मजिस्ट्रेट डील नहीं कर सकता। वो तो फिर आगे जाएगा ना, अभी आएगा, अभी ओके। वो तो आएगा आगे। ये तो सिचुएशन अभी बोली नहीं ना, वो जुडिक्शन की तो अगला पॉइंट है बेटा। सर हाँ सर तो ये रूल में आएगा या एक्सेप्शन में आएगा? इसने तो कौन, ये तो बोला हुआ है ना अभी कि भाई दोबारा चार्ज जब लगेगा जब सब रूल 3 की फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, दोबारा उस पर ट्रायल होगा।
अगर रूल 3 को फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो ये तो रूल में आ जाएगा। हाँ, तब तक तो रहेगा ही रूल। पर अगर कोर्ट की नजर में आ जाएगा, कोर्ट को आप बताओगे, तो दोबारा उसको चार्ज लग जाएगा, दोबारा आप कंप्लेन करोगे, दोबारा एफआईआर हो जाएगी। सर इलिस्ट्रेशन किस में आएगा ये? सर इसमें कंडीशनल आंसर किया है ना मैम तुलसी जी, इसने तो कहा है ना। अनलेस वाला कंडीशन में आएगा सॉरी, सर, यहाँ पे जो अनलेस लिखा गया है तो इसमें कंडीशन आएगा। कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो सर ये एक्सेप्शन होगा, नहीं होता है तो रूल में आएगा। नहीं मैं यही तो बोला, इन्होंने तो बोला है कि दोबारा उस पर ट्रायल नहीं होगा, दोबारा ट्रायल नहीं होगा, इसका मतलब ये तो है, यहां तक तो रूल है, पर बाकी बेसिकली ये एक्सेप्शन को समझा रहा है कि उसका ऊपर दोबारा ट्रायल जब ही हो सकता है जब वो जो है ट्रायल केस के दौरान अगर ग्रीवेंस हट हो जाए, या केस खत्म होने के बाद ग्रीवेंस हट हो जाए और कोर्ट की नॉलेज में आ जाए, तो दोबारा उसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है तुलसी जी। अग, अगर हर्ट होने के बाद ग्रीवेंस हर्ट होता है तो उसके ऊपर दोबारा ट्रायल हो सकता है, ये एक्सेप्शन में आएगा, सीधी लाइन ये है। अब ठीक है हर्ष। लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के कह दिया कि भाई कंडीशन 3, जो रूल 3 की कंडीशन है ना, उसको देख लो। आगे पढ़ो हर्ष। Illustration E. A is charged by a magistrate of the second class with and convicted by him of theft of property from the person of B. A may subsequently be charged with and tried for robbery on the same facts. ये कह रहा है सर, एक आदमी ने चोरी करी और उसने डेथ का, हर्ट का या रिस्टेन का फियर दिखा के चोरी कर ली, तो ये एक्ट, अनसुया जी, ये एक्ट चोरी में भी आता है और रोबरी में भी आता है। तुलसी जी, रोबरी की क्या अलग से डेफिनेशन है? नो सर। क्या डेफिनेशन है? सर लूट, चोरी कब लूट है और चोरी कब एक्सटॉर्शन है? कब है? लिसन लिसन लिसन, रोबरी की क्या डेफिनेशन है परवीन जी? So robbery, like extortion. रोबरी की क्या डेफिनेशन है अनसुया? सर जो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ अगर होगा। मैं तो सिर्फ रोबरी की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि चोरी कब रोबरी बनेगी, एक्सटोर्शन कब रोबरी बनेगी, ये तो पूछ ही नहीं रहा मैं। रोबरी की डेफिनेशन है कि रोबरी के अंदर या तो चोरी शामिल होती है या एक्सटोर्शन शामिल होता है। फिर आगे बताया गया है कि चोरी कब रोबरी बनेगी और एक्सटोर्शन कब रोबरी बनेगा। यहां तक ठीक है हर्ष? तो मोटा मोटी रोबरी चोरी का एक्सटेंडेड वर्जन है, रोबरी एक्सटोर्शन की एग्रीड फॉर्म है। यहां तक ठीक है? चलिए, तो मैंने कहा कि अगर आप किसी घर में चोरी करने गए, अनसुया जी, तुलसी जी, अनिल जी,
और वहां चोरी करते समय कोई व्यक्ति जाग गया और आप चक्कू लेके गए थे और वो आपको पकड़ना चाहता था, लेकिन आपने चक्कू दिखा दिया और आप चोरी करके चले गए। तो ये एक्ट आपका किसके अंदर आएगा अनसुईया? सर रॉबरी में आएगा। रोबरी। एक्सटॉर्शन सर। पर यहां चोरी के लिए सेकंड क्लास ने आपका ट्राई किया, लेकिन सेकंड क्लास क्या रोबरी के ट्रायल को सुन सकता था अनसुईया? नहीं सर। तो रोबरी के लिए आपका दोबारा ट्रायल जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, मतलब कंसर्न कोर्ट है, वह दोबारा किया जा सकता है। अब ठीक है यहां तक? अगला पढ़ो लास्ट अनसुईया, इलिस्ट्रेशन। Clause F. A, B, and C are charged by a magistrate of the first class with and convicted by him of robbing DAB, and C may afterwards be charged with and tried for dacoity on the same facts. तो ABC और हो सकता है इनके साथ दो आदमी और थे, तो इन तीनों के ऊपर रोबरी का चार्ज लग गया। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने रोबरी को ट्रायल कर लिया, लेकिन यही फैक्ट अगर आदमी बढ़ जाए तो डकैती में कवर हो जाते। डकैती को फर्स्ट क्लास नहीं कर सकता ट्रायल, तो इन्हीं व्यक्ति पे दोबारा डकैती का ट्रायल किया जा सकता है। अब ठीक है यहां तक हर से? चलिए, मैं आपको पहले विदाउट प्रेजुडाइज एक लाइन और बोलना चाहता हूं साथ साथ कि कैमरा ऑन रखिए सर। कैमरा जो ऑन रखेगा, केयरफुली जो सुनेगा, उसको बोलने के चांस ज्यादा मिलेंगे। इसमें हमारे ऊपर कोई भेदभाव लगाने का पॉइंट नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो ये आपके लिए ही है रोजी जी, आपका ही प्लेटफॉर्म है ये परवीन जी, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, जब भी आपका और हमारा फायदा होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना सबको फायदा होगा। और पार्टिसिपेट करने के लिए कैमरा ऑन रखना जरूरी है, ये मैं बोलना चाहता हूं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है तो देखेंगे अभी, अब फिलहाल आज का तो इसी से काम चला लो, मैं ये बोलना चाहता हूं। अब उसके बाद दो तीन पॉइंट और है, बेसिक इसमें हमने बता दिया। एक, क्या डिस्चार्ज को हम एक्विटल मानेंगे अनसुईया, तुलसी जी? नो सर। तो अगर कोई एक्यूज डिस्चार्ज हुआ है तो क्या उसके ऊपर दोबारा केस चल सकता है? यस सर। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, पर उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है यहां तक? चलिए, उसके बाद अगर इंडिया के बाहर कोई अपराध करता है और उसका ट्रायल कहीं बाहर हो लिया, तो इंडिया में जब पकड़ा जाएगा तो यहां ट्रायल किया जा सकता है अनसुईया? विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किया जा सकता है। चलिए, और अगर किसी बच्चे का हैरेसमेंट किया, वो कौन कौन से एक्टों में कवर होता है हर्ष? पॉक्सो। और
IPC तो क्या ये उसका अलग अलग ट्रायल किया जा सकता है? सेम ट्रायल। मतलब अगर मान ले आईपीसी पे हुआ, पोक्सो पे ना हुआ, तो उसके ऊपर पोक्सो का भी केस चल सकता है ना? यस सर। हाँ, मतलब एक एक्ट डिफरेंट डेफिनेशन में है, काम एक ही है अनसुईया, पर वो दो परिभाषाओं को कवर कर रहा है, तो वो दोनों 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 के चार्ज लगेंगे ना हर्ष? यस सर, बट वो दोनों साथ में तो लगाते हैं, जैसे पॉक्स और अगर ना लगावे तो अगला सब्जेक्ट है। वो तो हमें पता साथ ही लगा होगा। हाँ, ठीक। और अगर कंप्लेन आपने फाइल करी और आप डेट पे ना गए अनसुईया, तो कंप्लेन का क्या फेट होगा? सर डेट पे ना गए मतलब सर? कंप्लेन आपने फाइल करी और आप कोर्ट में ना गए उस दिन जिस दिन आपकी डेट थी, तो कंप्लेन का क्या फेट होगा? सर फिर डेट एक्सीड मतलब और एक डेट दिया जाएगा ना सर? क्रिमिनल में डेट ना मिलती क्रिमिनल में तो केस ही खत्म होएगा। क्या होगा डिसमिस हर्ष? हो जाएगा, डिसमिस होगा। डिसमिस हो जाएगा। कंप्लेन डिसमिस हो जाएगी। और एक्यूज का स्टेटस उसको स्टार्ट कर देंगे, है एक्यूट कर देंगे, एक्यूट। एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल नहीं, एक्विटल तो मेरिट पे होगा ना बेटा, डिस्चार्ज। सर एक्विटल तो मेरिट पे होगा ना। केस का सुना, कंप्लेन ना आया कोई बात ना भाई, कंप्लेन डिसमिस होगी। तो एक्यूज का स्टेटस एक्विटल नहीं आएगा। एक्विटल नहीं आएगा मतलब दोबारा चल सकता है। दोबारा कब नहीं चलेगा? जब एक्विटल आ गया। कब नहीं चलेगा? जब कन्विक्शन आ गया। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज नॉट एक्विटल, चल जाएगा दोबारा। अच्छा, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी नहीं है। चलिए, चलिए सर, तो ये सारे पॉइंट हमने आपको बताने की कोशिश करी है, पॉइंट टू पॉइंट। एक सेक्शन है, एक सेक्शन है, उस सेक्शन का पहले में रूल है, दूसरे तीसरे चौथे में एक्सेप्शन है, पांचवें छठे में एक्सप्लेनेशन है, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन है, और फिर उसमें इलिस्ट्रेशन है। लेटिन मैगजीम मैंने लिखवाई, एक लेटिन वर्ड भी मैंने पढ़ाया जो इसके लिए रिलेटेड है, केस लो लिखवाया, और इतना मेटेरियल है कि आप 4 पेज आराम से भर सकते हो इलिस्ट्रेशन के साथ। तो इसको आप पढ़िए, कोई चीज समझ में ना आए, कोई वर्ड नंबर, कीवर्ड, सेक्शन नंबर, तो आप मेरे को कल पूछिए। बोलिए अनसुईया। सर प्रीतम वर्सेस स्टेट ऑफ कौन सा बोले थे सर? स्टेट ऑफ पंजाब। यस ओके। अब अपना कोई सवाल हो सकता है तो वो पूछ सकते हो, जनरल पूछ सकते हो, या कंसेप्ट से रिलेटेड भी कोई सवाल पूछ सकते हो। बोलो हर्ष। सर वो आपने जो ट्रायल वाला बताया था कि बाहर ट्रायल चला और कन्विक्ट हो गया, जब वो इंडिया में आता है तो अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट होने के बाद फिर ट्रायल चल सकता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेक्शन नंबर कौन सा है सर? वो तो इसमें लिख रहा है ना 188, मतलब ओल्ड सी। पुराने में तो 188 है, पुराने में 188 है, 188। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। ठीक है प्रवीण जी। Yes, sir.
रोजी जी, Yes, sir. मधु जी, कुछ पल्ले पड़ रहा है रोजी जी? Yes, sir. थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत क्यों? आज 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 या पहली बार कह रहे हैं थोड़ी बहुत? ज्यादा आना चाहिए ना। बेरेक्ट है Yes, sir. है. फिर तो थोड़ा बहुत क्यों, ज्यादा आना चाहिए था भाई। सर मैंने रीडिंग नहीं किया था ना, इसीलिए थोड़ा सा वो पढ़ूंगी तो हो जाएगा वो कंप्लीट. अच्छा अच्छा, पढ़िए और फिर कुछ भी ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप करिए या कल बात करिए। ओके सर, थैंक यू.